कोसाई गले, अमुआ मोजर गले, महुआ कोसाई गले, रसबा से भर गले कुल डरिया, तनिता कन बल मुआ हमार ओरिया। प्रणाम सभी बड़ी बिंदी को। मिट्टी की खुशबू, पर्यावरण, प्रकृति और हम सब। पर्यावरण है तो हम सब हैं, प्रकृति है, हरियाली है तो हम सब का अस्तित्व है। आज बड़ी बिंदी की 55वीं कड़ी में साप्ताहिक लाइव में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर मंजू रानी सिंह। मैं बड़ी बिंदी की सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ और अभी अभी विभा रानी जी भी आई थी और मुझे बहुत खुशी है कि वे इस कार्यक्रम की संचालिका है और उन्होंने स्त्रियों के लिए यह एक मंच बनाया। पर्यावरण पर कोई भाषण नहीं हो सकता, कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, यह हमारा अपना विषय है, हम इसके साथ ही जीते हैं। और ख़ास करके स्त्रियों का तो संबंध प्रकृति के साथ बिल्कुल अन्योन्याश्रित रूप से है और स्त्री को तो यूं भी प्रकृति ही माना गया है और पुरुष को प्रकृति ही सक्रिय करती है। शिव और शक्ति की बात जब होती है तो शिव तो स्थिर है और जब तक शक्ति उन्हें प्रेरित उत्प्रेरित नहीं करती तब तक सृष्टि संचालित ही नहीं होती। कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है और उनके ही शब्द ब्रह्म होते हैं जो अपनी कृति में भी उसका अनुकरण करते हैं। तो प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, तूने पाया यह गाना। ऐसे ही लगता है कि अंधकार है और चिड़िया गा रही है और आप देख नहीं पा रहे हैं, तो लगता है कि पत्ता गा रहा है, पत्ते पत्ते से संगीत हो रहा है। और वही होता है हमारे साथ। संयोग से मैं शांति निकेतन में हूँ। मेरी परिभाषा में ये एक हरित द्वीप है, तो जंगल, पर्वत, नदी और उसके साथ मनुष्य ने इस संवेदनशीलता से जब सोचना शुरू किया तो हमने देखा कि हम पर्यावरण पर आज जिस तरह सोच रहे हैं, बहुत सारे गुमनाम लोग, बहुत सारे ऐसे गुमनाम नायक नायिकाएं रहीं जिन्होंने इसकी सुरक्षा की। तब हमें आज अपने बच्चों को बताने में गर्व महसूस होता है, पर उन्हें अनुभव नहीं करा सकती कि हमने वर्षों तक दतवन से मुंह धोया और सामने के किसी भी छोटी सी झाड़ियों के बीच जाकर हम दतवन खोज लेते थे। आज भी हमें पहचान है, यह पहचान हम अपने बच्चों को दे नहीं सकते आज, क्योंकि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ ब्रश और मंजन को छोड़कर और कोई साधन भी नहीं है। तो इस तरह से हमने वह सब अनुभव किया। हम वह पीढ़ी हैं जिन्होंने हम वह भी देखा और यह आधुनिकता की भी रफ्तार देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब वो जो गंगा के किनारे हम रहते थे और मिट्टी, रोज ही मिट्टी को छूते थे। एक मृत्तिका होती थी जो पता नहीं आज लोग समझेंगे या नहीं, विभा तो जरूर समझ रही होगी और जो गांव से जुड़े होंगे। मृत्तिका जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती थी, हमारे हाथ साफ करने के लिए वही मिट्टी रखी जाती थी। और बाद में अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी जानेंगे तो राख और जो मृत्तिका होती है वह बहुत ही पवित्र होती है और वो बहुत इंसेक्ट्स को के लिए वो भी वैसा ही काम करती है जिस तरह से आप डिटॉल और अन्य साबुन वगैरह का जो प्रचार है
उसको प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह काम करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा। और बाद में जब मैंने अध्ययन किया तो हमें तो ये पता चला कि भाई पूरी कभी कभी सप्ताह में एक बार कम से कम पूरे शरीर पर मिट्टी भी लगानी चाहिए, यानी हम मिट्टी को छूने से ही रह गए। मैं शांति निकेतन जब आई तो वही पर्यावरण जो मैंने बिहार में अपने साथ लाया था, परिचय में कोई परिचित था तो पर्यावरण ही था, बाकी भाषा अलग, लोग अलग, संस्कृति अलग। तो यह पर्यावरण जो है आपको कहीं भी, केवल एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में अगर आप जाएं तो कोई अपना अगर है तो वह है पर्यावरण। सिर्फ इन्होंने साहित्य में पर्यावरण को नहीं पढ़ा या सिर्फ साहित्य में उसका चित्रण नहीं किया या सिर्फ अपने क्लासरूम में पर्यावरण की बात नहीं की, बल्कि निरंतर। जब हम शांति निकेतन आए तो हमने यहाँ प्रकृति का एक विशेष अभिनंदन देखा लोगों में, प्राकृतिक प्रेम के स्तर पर मेरा विकास हुआ। और मैंने देखा कि यहाँ जो भी प्राकृतिक वातावरण है वह प्राकृतिक है नहीं, वह सब सृजित था। इसलिए यह एक विशेष आस्था का सवाल था कि वह वो भूमि है जो मरुभूमि थी, जहाँ 2 ही पेड़ थे सप्तपर्णी के, और इस मरुभूमि को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने चुना था एक अलौकिक प्रेरणा के कारण कि यहाँ उन्हें कोई बड़ा आश्रम बनाना है या ऊंची आत्माओं को यहाँ बुलाना है। इस तरह की कोई प्रेरणा थी उनको, जिससे इन्होंने वो चुना। लेकिन मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ की बात करूंगी, क्योंकि देवेंद्रनाथ तो इसके मूल में थे ही, लेकिन उन्होंने अपनी यह भूमि रविंद्रनाथ को दे दी और उन्हें अपने आदर्श भी थे। उसमें एक ही था कि सत्य का अनुकरण करना। और रविंद्रनाथ ने इस भूमि को बच्चों के विद्यालय में क्या कहूँ, मॉडिफाई कर दिया, रूपांतरित कर दिया, क्योंकि देवेंद्रनाथ चाहते थे कि यहाँ तपस्वी आए, साधक आए, क्योंकि वो उन्होंने ब्राह्म धर्म अपना लिया था। और उस समय राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन जैसे लोगों की सत्संगति में वे शांति निकेतन का विकास करना चाहते थे। पर मुझे लगता है, ये मेरी व्याख्या है, कि रविंद्रनाथ ऊंचे व्यक्तित्व को लाना और संतों को यहाँ उन संतों को सत्संग के लिए आमंत्रित करना से बेहतर उन्होंने समझा कि वे संत तैयार करें, मानव तैयार करें। और उन्होंने 5 बच्चों से ये स्कूल चलाया। उस समय देवेंद्रनाथ के जो पिता थे द्वारकानाथ, प्रिंस कहलाते थे, बहुत सारे कर्ज छोड़ कर गए थे, इसलिए देवेंद्रनाथ के पास भी पैसे नहीं थे। और वह एक अलग जानने समझने की बात है कि बहुत ही गरीबी से रविंद्रनाथ के परिवार, मतलब रविंद्रनाथ का पारिवारिक जीवन बहुत गरीबी में बीता था। फिर भी यह जो वातावरण आज है, हम मूल बात पर यहाँ आना चाहते हैं कि वह जो मरुभूमि है उसको आज हरित द्वीप के रूप में जब हम देखते हैं तो उसका छोटा सा इतना इतिहास हमें समझना या जानना चाहिए कि यहाँ पेड़ लगाने की जगह, लगाने की मिट्टी ही नहीं थी, क्योंकि ये कंकड़ीली मिट्टी थी।
तो यहाँ जो आज पेड़ हैं उसके लिए मिट्टी भी उस समय लाई गई और पेड़ लगाए गए। और रविंद्रनाथ का कंसेप्ट था कि अगर पैसा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे रामकृष्ण भी तो गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा जंगल में शिक्षा लेते थे, उन्हें लकड़ियां काटनी होती थी और अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। तो उन्होंने पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाने का कंसेप्ट लिया, वो भी बंगला माध्यम। कि यह जो एक यात्रा है जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, उस मरुभूमि के हरित द्वीप में बदलने की जो एक गाथा है, उसे स्वयं मंजू रानी जी के मुख से सुनना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज एक वृक्ष लगाते हैं तो उसके लिए हम एक सुंदर भविष्य के लिए हम कह सकते हैं कि एक सुंदर नींव रखते हैं। और एक मरुभूमि को हरित द्वीप में बदला जाना वाकई एक उदाहरण है, एक मिसाल है, और हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। ये जो आंतरिकता है कि हमारे पेड़ पौधे, पथ, आकाश, जो भी है वे हमारे सगे हैं। ये सगापन जो है, जो मैंने अपने प्रदेश में, बिहार में जो आदतन चीजें थी हमारे साथ, वो सगापन शांति निकेतन ने उसके प्रति कंसस किया। चीज तो हमारे अंदर थी, लेकिन जैसे संस्कारित करते हैं किसी को, तो हम संस्कारित हुए। और तब हमने ये भी जाना कि हम भाषण जो भी दें, लेकिन अगर हम एक संस्कृति, अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी गहराई से, एकदम जमीन से चीजों को सोचना होगा। और हमने देखा, ध्यान दिया कि मैं तो बंगला भाषी थी नहीं, मैंने पढ़ना इसलिए शुरू किया, सीखा कि रविंद्रनाथ को थोड़ा बहुत जान सकूं। और ये अद्भुत एक उदाहरण है पूरे विश्व में होना है ये, कि एक व्यक्ति ने, जो कि अंग्रेजी राज्य में भारतीय संस्कृति के लिए काम करना चाहता था, उसने पर्यावरण का आंदोलन, अगर आंदोलन आज हम कह रहे हैं, उन्होंने कभी ये आंदोलन के रूप में कुछ नहीं किया, लेकिन गांव गांव पेड़ लगाने की उन्होंने इस तरह कोशिशें की कि वो गांव गांव में ठाकुर कहलाते हैं, लोग पूजा करते हैं। पूजा कैसे करते कि रविंद्रनाथ की कोई तस्वीर नहीं होती, ठाकुर नाम करके मिट्टी को सर में लगा लेते, कहते ठाकुर, ठाकुर ने सिखाया। तो आसपास के जितने भी पेड़ हैं, जंगल हैं, वे सब रविंद्रनाथ की प्रेरणा से हैं। और उनके जो पुत्र थे रथिंद्रनाथ, उनको उन्होंने अमेरिका सिर्फ यह पढ़ने के लिए भेज दिया था कि मतलब आज जो एग्रीकल्चर कह रहे हैं, तो ये वनस्पति शास्त्र और कृषि शास्त्र पढ़ने के लिए उन्होंने भेज दिया, और ये आज का रूप है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए किताबें लिखी, और सारे मौसम, यानी मौसम नहीं कहना चाहिए, महीना, माह, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, सबके गाने आपको मिलेंगे, और एक नहीं, दर्जनों गाने। और उसी तरह 6 ऋतु हैं तो 6 ऋतुओं के गाने, और यही बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। वहाँ कोई हारमोनियम, कोई साज नहीं होता, पेड़ों के नीचे बच्चे गा रहे होते हैं। अब आपको एक छोटा सा, जैसे कि मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि हमें, हमारा ध्यान गया तो आपका भी ध्यान ले जाती हूँ कि जब दुर्गा पूजा होती है तब शीत आने लगता है उस समय। तो उस समय का जो एक मौसम होता है, उसमें हल्की हल्की बारिश होती है और फिर धूप उग जाती है, ठीक है ना। तो वो शरद कहते हैं, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में ठीक से बारिश भी नहीं होती और ठंड भी नहीं होती। तो अब देखिए, यह ऑब्जर्वेशन, बच्चा, छोटा बच्चा गाता है, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি, আহা হা হা হা।
আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে, बादल গেছে टूटी, आहा हा हा हा। अब देखिए वो जो शरद में जो छोटा सा थोड़ा सा धूप और मेघ की आंख मिचौनी होती है, उसको देखकर बच्चों का, चूंकि स्कूल बाहर ही होता है पेड़ों के नीचे, तो बारिश होने लगती तो उनको कह दिया था आज के छुट्टी। तो गाना है कि आज हमारे छुट्टी, तो सब नाचते गाते हुए अपने घर चले जा रहे। तो वे देख कब पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ाई हुई। तो ये जो गाना है, मैं मेरे जैसा आदमी, मैं सोचने लगी और तब मैंने आकाश देखा और तभी मेरा ध्यान गया कि ये शरद ऋतु है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से हमने कभी आकाश को देखा नहीं। आकाश से प्रेम है, आकाश को देखते, लेकिन शरद के समय अलग, श्रावण के समय अलग, भादो में अलग, और हर, अभी हमारे पास समय नहीं है, आपको मतलब हर ऋतु और हर महीने के गाने मिलेंगे और यहाँ आनुष्ठानिक रूप में वो होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण से हम इस तरह अगर जुड़ते हैं, जैसे पगला हवा बादल दिने जेगे, पागल आमार प्राण जेगे उठे, पगला हवा। अब हवा जो है बह रही है तो पगला हवा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हमारी अपनी भाषा में, तो मैंने हमारे घर में संगीत का माहौल है। कहाँ से आए बादल काले, कजरा रे मत वाले, कहाँ से आए बादल काले, कजरा रे मत वाले। ये महादेवी का गीत। तो ये मैंने, मतलब है तो कविता, और मैं गायिका भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो रविंद्र संगीत जो है वो काव्य संगीत है। और मुझे यह प्रेरणा हुई कि हिंदी में कविताएं गाई नहीं जाती, भजन गाए गए, वे भी पद हैं, काव्य ही है, लेकिन मध्यकालीन में, आधुनिक काल में जो महादेवी और निराला पंत, इन्होंने जो गाया, और वहाँ से अगर अभी तक आए तो आपको ये ऐसा मिलेगा नहीं। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह एक संगति और उसके साथ पर्यावरण के साथ संगत बिठाना, जैसे अगर ये संगत शब्द जो है वो बिल्कुल संगीत का है ना, कि जब कोई गायक गाता है तो उसके साथ जो साजिंदे होते हैं वे उसी स्केल में अपने साजों को बांधते हैं। तो जो इस तरह से पर्यावरण हमारे सामने था, उसके लिए इस कोई एक व्यक्ति जो कि 6000 कविताएं लिखी और 2000 उसमें से गे कविताएं, और उसके स्वरलिपि को भी बनाया। पहले तो मुझे पता था कि रविन्द्रनाथ कितने चमत्कृत करने वाले व्यक्तित्व थे कि भाई इतनी स्वरलिपियां भी बनाई, पर मुझे पता चला नहीं, उन्होंने स्वरलिपिकारों का एक दल बनाया, और उनके दिमाग में जैसे ही कविता आती थी उसकी धुन भी आती थी, और दौड़ते हुए आते थे। वह भी लिखा हुआ है कि कैसे, कौन सा गाना कैसे दौड़ते हुए किस किस पद से आए और किसको कहा कि जल्दी इसकी धुन बनाओ, और जल्दी से स्वरलिपि बनाई गई। तो ये जो कविता के प्रति और वातावरण और पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति निष्ठा, और इस तरह का कहते ना कि केवल कल्पना से नहीं होता है, व्यावहारिक रूप दिया, वह आज अपेक्षित है दूसरी भाषा में भी, दूसरे भाषा के माध्यम से भी, भारतीय संस्कृति के लिए। कि बच्चे आज अगर किसी को पूछ दीजिए कि शरद ऋतु कब आती है तो पता नहीं कितने बच्चे बता पाएंगे, लेकिन यहाँ हर विद्यार्थी बता सकता है, जो कि साइंस में टॉपर भी है, वो रविंद्र संगीत भी गा सकता है, क्योंकि संगीत और साहित्य का विषय से कोई लेना देना ही नहीं है, ये जीवन शैली है। और जीवन शैली के रूप में पर्यावरण को मैंने शांति निकेतन में ही समझा, और मैंने भी बहुत चीज़ों को
समझने की और करने की कोशिश की। तो मैंने एकमात्र मेरा बच्चा था, उसको मैंने बंगला माध्यम में पढ़ने के लिए दिया, वो भी हमारे लिए हमारे जहाँ से बिहार की हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारी बातें हुई, विवादास्पद हुई मैं कि बंगला माध्यम से मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय भाषा में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि भारतीय भाषा में ऐसी शिक्षा है नहीं कि नर्सरी से पीएचडी तक पढ़ा सकें। वो शांति निकेतन में अनुपम मिश्र जैसे लोग जिन्होंने पर्यावरण के लिए इतना किया, और उन्होंने ये जो किताब है उनकी बहुत ही आज भी खरे, ये देखिए ये किताब आज भी खरे हैं तालाब, ये मैं पढ़ ही रही थी और कल जब पोस्ट आया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ये किताब मैंने बहुत पहले ही पढ़ी थी, पहले ही खरीदी थी, लेकिन जब विभाग के साथ बात हुई तो मुझे लगा था कि अगर पर्यावरण पर बात करूं और अनुपम मिश्र पर बात ना करूं तो ये मेरा अपराध होगा। और अनुपम मिश्र की उन्होंने बात की, आज भी खरे हैं तालाब की बात की, तो मैं अपनी सभी बड़ी बिंदी को बताना चाहती हूँ कि ये बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, एक अनिवार्य पुस्तक के रूप में लगा हुआ है, और इसको पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हम लोग पर्यावरण से बहुत कुछ जुड़ाव महसूस करते हैं। दीदी ने जो विषय को आज समझाया है और उसमें जो उन्होंने गीतों का संदर्भ दिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ऋतु और मास, किस प्रकार से मौसम उस संगीत में चित्रित है, और जहाँ छोटे से छोटा बच्चा उसको अभिव्यक्ति देता है। यदि इस तरह से मौसम की जानकारी गीतों के माध्यम से दी जाए तो निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो पर्यावरण से जुड़ जाता है। उसे अपने मौसम का, अपने ऋतुओं का, अपनी प्रकृति का, किस मौसम में बादल कैसे होते हैं, आकाश का रंग किस मौसम में कैसा होता है, किस मौसम में बारिश अच्छी है और किस मौसम में बारिश हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह है, और ये जो आंधी या तूफान है वो कितना हमारे लिए हितकर है या अहितकर है, हमें कितनी सावधानी रखनी है, किस प्रकार से हमें पानी को बचाना है, किस प्रकार से मिट्टी को बचाना है और किस प्रकार से पेड़ को बचाना है। ये सारे संदर्भ मंजू रानी सिंह दीदी की बातचीत में आए। और हम यहाँ एक अनुष्ठान होता है वृक्षरोपण और हल कर्षण का। मैं बताना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ ने यह भी चाहा कि हमारे बच्चे हल को देखें और हल की जो पारंपरिक हल की महत्ता थी और किस तरह से धरती जो है वो कर्षित करके उससे फसल उगाई जाती थी, उसका भले ही उनके जीवन में उदाहरण ना हो, लेकिन त्योहार के रूप में वो जाने समझे, जिससे कि उनका बोध मिट्टी के प्रति बहुत गहरा रहता है। पर यह एक अनुष्ठान इस तरह होता है कि छोटे से वृक्ष को पालकी पर पंच तत्व बने हुए जो बच्चे होते हैं वो पंच तत्व बनते हैं, और वो पंच तत्व बनकर और वो एक जो दूत होता है वो वृक्ष को ले जाता है और धरती में लगाता है और उससे मंत्र पढ़कर पूरी सृष्टि से प्रार्थना करता है गीतों में कि ये जो एक बच्चा है हम आपको दे रहे हैं, धरती को कहा जाता है कि आपको यह बालक सौंप रहे हैं, तो वर्षा मंगल के उपर्युक्त रविंद्र संगीत से आषाढ़ का स्वागत शुरू हो जाता है। आश्रम में वर्षा मंगल साल का पहला उत्सव होता है। संघीय स्वभाव का यह उत्सव अपने साथ दो अन्य उत्सवों को खींच कर ले आता है। कि आज के इस वक्तव्य से हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ आगे करने को प्रेरित भी हुए। दीदी आज हमारे इस 55वें एपिसोड में आई और हम सबका ज्ञानवर्धन किया। हम लोग हृदय से आभारी हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं अनुपम मिश्र के बारे में ये बताना चाहती थी कि वो जो किताब है उसमें तालाब के माध्यम से जो हमारी वैसी संस्कृति थी जिसमें कि
प्रकृति की एक प्रकृति के प्रति लोगों की गहरी आस्था थी, और उनमें कारीगरी और शिल्प का भी एक नमूना मिलता है उन दिनों। तो उसका बहुत ही अच्छा उसमें वर्णन है। और कहने का मतलब है कि उस समय जो तालाब बनाते थे उनको एक कलाकार के रूप में ही लोग समझते थे, उनको महत्व देते थे। और कह उनको उनके नाम थे गजधर। तो उन्होंने कहा है कि गज से मापने वाले लोगों को, जो अनपढ़ थे, गंवार थे, गजधर के रूप में वे तालाब बनाते थे। तो उस समय यह एक शिल्प था। और गजधर जो है वो जोड़िया, सिरपाव, बुलई, इस तरह के नामों से कारीगरों का विकास होता रहा। और कारीगरों का विकास होता रहा, और तालाब एक गड्ढा नहीं रहा। उस समय गड्ढा नहीं था, वह किसी के लिए, खुशी के लिए एक अभिव्यक्ति थी कि लोगों के लिए, कल्याण के लिए तालाब बनाते थे। अगर कोई अपराध करता था तो उसे दंड दिया जाता था, तो उससे तालाब बनवाया जाता था। और अगर कोई गड़ा हुआ खजाना पा जाता था तो उस खजाने को तालाब बनाकर खर्च करने की एक परंपरा थी, नहीं तो पाप कर्म होगा। तो छत्रसाल राजा का उल्लेख है कि उनके बेटे को गड़ा हुआ खजाना मिल गया, तो उन्होंने कहा कि 22 तालाब बनवाए, उसके बाद भी खजाना रह गया, तो उससे कल्याण के कार्य किए गए। तो इस तरह से जो अनुपम मिश्र ने तालाब के माध्यम से यह जताने की कोशिश की कि एक समय लोग बिल्कुल तालाब बनाते थे कल्याण के लिए, और वह प्रकृति का एक हिस्सा बनता था, जो कि 200 साल के हमारे आधुनिक पढ़ाई ने उन तालाबों का महत्व खो दिया। यानी कि मुझे अभी इसी पुस्तक से पता चला कि सागर विश्वविद्यालय जो है वो किसी सागर के कारण नहीं है, एक तालाब का नाम था सागर। तो मैं अजानी हूँ, हो सकता है कि मेरी तरह और भी लोग हों। तो सागर जो है वो दयनीय हो गया एक समय में, जबकि चारों तरफ उसके इतनी संस्थाएं हैं। तो बाद में अनुपम मिश्र ने बहुत काम किया तालाब को लेके। उसी तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अमृतस्य नर्मदा है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि बहादुर शाह जफर जब मरे बर्मा में, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनका शेर है कि 2 गज जमी भी न मिली। तो 2 गज जमीन के मतलब मरने की तो बात छोड़ दीजिए, आज जो विकास हो रहा है जिस तरह, तो 2 गज आकाश भी शायद लोगों को देखने को मिले कि ना मिले। तो इस तरह की मतलब उसमें पीड़ा व्यक्त की गई है। और नर्मदा जो अमृतस्य पुत्र नर्मदा, नर्मदा को एक चट्टानी नदी के रूप में और उसके सौंदर्य का बहुत ही अप्रतिम वर्णन है। एक मेरा अपना एक अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 3 विषयों में एमए एक महिला है मुझसे छोटी, जो अभी किसान है, किसान का कार्य कर रही है पास के गांव में। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसने अपना कलकत्ते में अपना बिजनेस, अपना घर बेचकर यहाँ गांव में कई बीघे जमीन खरीदे हैं, और उस जमीन में एक छोटा सा जंगल भी है। और वहाँ वो झोपड़ी नुमा घर बनाकर गाय और कुत्ते और अपनी माँ, बूढ़ी माँ के साथ रहती है। शादी नहीं की है उसने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लड़की, अभी तो मैं लड़की के रूप में देखती हूँ, वो छोटी है, तो उससे मुझे बड़ी शिक्षा मिलती है पर्यावरण को लेकर। तो एक बात मैं ये यहाँ पे आपको जताना चाहती हूँ कि पर्यावरण एक सीख है हमारी। उस लड़की के संसर्ग में मैंने जाना कि यह एक जीवन दर्शन है।
तो मेरे पास भी छोटी सी जमीन है जिसको किचन गार्डन हम बना सकते। तो एक बार मैंने उसे बुलाया और कहा कि मुझे थोड़ा आइडिया दो कि मैं इसको क्या क्या करूं। तो मैंने कहा कि अभी मैं घास वास सफाई करके और करवा के मैं तुमसे प्लान करवाती हूँ। तो उन्होंने कहा घास क्यों छिलवाएंगे। मैंने कहा तो साफ कैसे होगा। प्लीज, साफ करने की क्या जरूरत है, घास को भी रहने का हक है। घास को तो आप तो पानी भी नहीं देते, रोकते ही नहीं, और वो अब खुद ही हो जा रहा है। तो खुद हो जा रहा है तो हम उसको कटवा देते हैं और खुद अलग से एरिस्टोक्रेटिक वे में कुछ पेड़ लाते हैं, उसको रोज सेवा करते हैं। तो ये कौन सा जीवन हमारा मानवीय स्वभाव हुआ। ये प्रकृति से पूछिए। घास को आंवले के पेड़ से कोई असुविधा नहीं और आंवले के पेड़ को घास से कोई असुविधा नहीं है। तो हम ये मानव ही सोचता रहता है कि इसको साफ करो, उसको हटाओ, इसकी जगह बनाओ। तो जगह तो है ही। और तब मैंने बिल्कुल बिल्कुल उसको उस समय गुरु मान लिया। और अभी मैं जब सफाई करवाती हूँ तो उतनी ही सफाई करवाती हूँ जितने में से हमारा पौधा लग जाए। जितने भी पौधे हैं वो तो भाई हमें ऑक्सीजन दे ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये मेरे सामने आई कि घास को तो हमें लगाना ही नहीं पड़ता, घास तो खुद ही उग जाता है जब भी कटाइए। और बरसात में अभी फिर से उग जाता है। बाजरा लगाया तो गांव वालों ने कहा कि बाजरा लगाते हो ना तो तोते खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो तोते को देखना चाहती हूँ इसलिए बाजरा लगाए। और बाजरा लगाया तो उसने कहा कि असंख्य तोते उस पर आए और इतना खाया कि मैं केवल उनका सौंदर्य देखने के लिए बैठी रहती थी। सबने कहा देखा, बताया था ना बाजरा नहीं लगाइए, आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन दीदी मुझे साल भर खाने का बाजरा मिल गया, बावजूद इसके कि तोतों ने खाया। तो एक जीवन दर्शन ये भी आया कि जो प्रकृति में चिड़िया है वो उतना ही खाती है जिससे उसका पेट भर जाए, और संग्रह करने की कोई बात नहीं है, बाकी छोड़ दिया। और मैं भी जब छत पर दाने देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बुलबुल आती है, वो थोड़ा सा खा के चली जाती है। फिर दोयल एक पक्षी होती, वो आके थोड़ा सा खाकर वो चली जाती है। और इसी तरह मैना और कई कई तरह के जो यहाँ कॉमन जो पक्षी हैं वे सब थोड़ा थोड़ा खा के जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर सब कुछ खत्म हुआ रहता है। लेकिन मैंने ये देखा कि ऐसा नहीं कि दो चिड़िया आई और सब कुछ खा गई सारी चीजें। तो ये जो एक प्रकार की सीख है हमें प्रकृति से मिलती है। और यहाँ पर अगर कभी आप आए तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर कोई वृक्ष टेढ़ा हो जाता, गिर जाता, तो उसे छोड़ दिया जाता है, कोई काटने की कोई बात ही नहीं होती। तो टेढ़े में एक विकास होता है और वो बहुत आर्टिस्टिक हो जाता है। कभी वो मयूर की तरह दिखाई पड़ता है, कभी वो ऊंट की तरह हो जाता है। तो इस तरह से पेड़ों को काटने की यहाँ बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है। और अगर गिर जाए पेड़ तब तो कोई बात ही नहीं है, गिर जाते हैं पेड़। लेकिन जो थोड़े मोड़े टूटते हैं, टेढ़े होते, वो रह जाते हैं। और एक एक पेड़ में तीन तीन पेड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मैंने एक बार एक पर्यावरणविद से पूछा कि ये क्या कारण है कि एक ताड़ पर बरगद है और उसी पर एक मुचकुंद भी उसी में चिपका हुआ है। अब भाई मुचकुंद को हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ। तो तीन पेड़ एक साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण संगीत। जो गाने यहाँ गाए जाते हैं वो पेड़ों को एक दूसरे से आबद्ध कर देते हैं। अब देखिए ये व्याख्या तो बड़ी अब साइंटिफिकली कितनी सही है वो तो नहीं कह सकती, पर काव्य में तो बहुत है, संगीत में तो बहुत है कि वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और आज अभी ये जो मौसम है हमारे यहाँ आर्किड का जमाना है। तो आर्किड जो है वो दूसरे पेड़ों से ही रस चूस कर खिलता है, लेकिन इतना सुंदर उसका स्वरूप होता है कि हम यह सीखने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है
कि हमारा आपका रस चूस कर कोई विकास करे। तो उसके लिए प्राकृतिक रूप से आपको यह दायित्व मिलता है। आपने विषय रखा था पर्यावरण, उसमें मैंने यही सोचा था कि हमारा उसके साथ सह अस्तित्व कैसे बने और संगति संगति जो है वो संगत बन जाए और संगत जो है वो संगीत बन जाए। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, जाने दो वह कभी कल्पित था, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष को, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दीदी, आज आपके ज्ञान और आपके गान से हम लोग सराबोर हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और समय की अपनी सीमा है तो कार्यक्रम तो समाप्त करना होगा दीदी, लेकिन जरूर मैं चाहूंगी कि आप फिर इस साप्ताहिक लाइव में कभी आए और इसी तरह से हम लोगों को अपने ज्ञान और गान से सुख पहुंचाएं। बड़ी बिंदी का कोई आर्थिक आधार नहीं है, तो कृपया आप लोग बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितने भी आप चाहें कॉफ़ी अवश्य ऑर्डर करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही यह बड़ी बिंदी कार्यक्रम चल रहा है। और आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और सबसे मिलकर के ही यह बड़ी बिंदी आगे बढ़ रही है।